गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इस न्यू सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं राजवीर सिंह, इंग्लिश लेक्चरर। आज आपको मैं ग्रामर में नरेशन का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और आपकी जो भी क्यूरीज हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक को। और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा नरेशन। डियर स्टूडेंट्स, नरेशन शब्द जो है वो नरेट से बना हुआ है, और नरेट का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन करना। जब हम किसी भी टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो दीज आर द टू वेज इन विच वी कैन डिस्क्राइब एनी स्पीच। कोई भी अपना डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। दो वेज होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के। एक उसका वे होता है उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और दूसरा वे जो होता है उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से नरेशन शब्द जो है वो सिनोनिम्स है डिस्क्रिप्शन का। नरेशन डिस्क्रिप्शन करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, और हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए दो तरीके लेते हैं। एक मैंने आपको बताया डायरेक्ट वे होता है, और दूसरा जो वे होता है किसी भी चीज़ को नरेट करने का वो होता है इनडायरेक्ट वे। जब हम किसी भी स्पीच को डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करते हैं तो वो अपना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और जब हम किसी भी स्पीच को इनडायरेक्ट वे में जब रखते हैं तो वो अपना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इस तरीके से नरेशन की कितने पार्ट हो गए अपने पास में? दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो हिंदी में अपना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जब हम किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को, कोटेशन को, और उसके किसी भी डिस्क्रिप्शन को एज इट रखते हैं, विदाउट एनी चेंजेस रखते हैं, उसके स्वयं के वे में रख देते हैं, तो वो जो अपना स्पीच होता है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब हम किसी भी स्पीकर के स्पीच को हम उसके एज इट वे में नहीं रखते हैं, बल्कि हम अपने स्वयं के शब्दों में उसको रखते हैं, या फिर उसका हम साइंस इंडिकेट कर देते हैं, तो वहाँ पर वो स्पीच जो आपका है डियर स्टूडेंट वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जहाँ पर स्पीच कैसा हो? एज इट हो। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या रखा जाता है? साइंस ऑफ स्पीच। यहाँ पे इसका रखा जाता है सेंस ऑफ स्पीच, और यहाँ पे स्पीच रखा जाता है एज इट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ और इनडायरेक्ट नरेशन क्या हुआ, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे हम स्पीकर के स्टेटमेंट को विदाउट एनी चेंजेस रख देते हैं वो डायरेक्ट नरेशन होता है, और जहाँ पे हम स्पीकर के किसी भी स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को हम एज इट न रख करके उसका केवल सेंस इंडिकेट करते हैं, या हम अपनी ट्यून में उस बात को रखते हैं, तो वहाँ पे वो डियर स्टूडेंट आपका स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम डायरेक्ट नरेशन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो डायरेक्ट नरेशन जो हमारे पास में होता है ऑलरेडी, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स लेते हैं, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन की हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन कितने होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं इसके। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड जो पार्ट होता है डियर स्टूडेंट इसका होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो पार्ट होते हैं आपकी डायरेक्ट नरेशन की। जो भी डायरेक्ट नरेशन आपको दिया जाएगा उसमें ये
दो डिवीजन किए जाते हैं उसके। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अब उसमें क्वेश्चन अपना आगे आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस पार्ट को कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच का वह पार्ट होता है जिसमें वर्ब इंडिकेट की जाती हो, जिसमें क्या रखी जाती हो, जिसमें वर्ब रखी जाती हो, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब उसको डिफाइन कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। When verb is used in reporting verb is called reporting verb, or in another way I can say a part that is used out of inverted commas is called reporting verb। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन एक और भी है, द पार्ट that is used out of inverted commas is called reporting verb। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, इसमें दूसरा पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, किसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है, तो डियर स्टूडेंट जहाँ पर स्पीकर की स्पीच को यूज किया जाता है, बोलने वाले के शब्दों को जहाँ रखा जाता है, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्पीच जहाँ होता है, स्पीच का मतलब डिस्क्रिप्शन जहाँ होता है स्पीकर का, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, ए पार्ट ऑफ नरेशन in which speech is used called reported speech। और दूसरे वे में बोलूँ तो द पार्ट दैट इज used between the inverted commas is called reported speech। A part of a narration that is used between inverted commas is called reported speech। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका जो नरेशन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब वह पार्ट होता है दैट इज यूज्ड आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास।
और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है? तो डियर स्टूडेंट, ए पार्ट ऑफ नरेशन दैट इज यूज्ड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। लाइक दिस, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इसका। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, रमन said to me, commas inverted commas star. I have sung a song, कॉमा बंद। अब देखिए स्टूडेंट, यही एक नरेशन का पार्ट है और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा पार्ट इसमें रिपोर्टेड स्पीच है। तो डियर स्टूडेंट्स, a part that is out of inverted commas is called reporting verb, and a part that is used between inverted commas is called reported speech. तो यहाँ पे रमन सेड टू मी, ये आपके इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का पार्ट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे आई हैव संग ए सॉन्ग, ये पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा गया है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये यहाँ पर नरेशन के पार्ट्स की बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे चेंजेस कितने किए जाते हैं, यहाँ वहाँ पे स्पीच में चेंजेस कितने होते हैं? क्वेश्चन ये आता है जब भी किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, मोस्टली जब भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो मोस्टली 4 चेंजेस एक्ट किए जाते हैं इसमें। तो लिख लीजिए इसका, आप नोट्स में भी लिखना चाहें तो। व्हेन वी ट्रांसफ़र या व्हेन वी कन्वर्ट any direct narration into indirect narration, then 4 changes can be used in speech. These are the following. These are the following. अब वो 4 चेंजेस कौन कौन से हैं आपको वो मैं बताता हूँ। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी हम करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो यही है स्टूडेंट, स्पीच के चेंज। जब आप ये स्पीच के चेंज इजीली कर लोगे तो आपका नरेशन का जो पार्ट है ये मानिए कि वो क्लियर है, उसमें आप फिर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं होगी। तो अपन डिस्कस करते हैं वो 4 चेंजेस जो एक्योर किए जाते हैं, 4 चेंजेस जो मेंशन किए जाते हैं स्पीच में, वो कौन कौन से हैं। पहला चेंज होता है इसमें यूज ऑफ कंजक्शन। यूज ऑफ कंजक्शन, कनेक्टिव या लिंकिंग डिवाइसेज। ये पहला चेंज होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब देखिए ये पहला यूज किस तरीके से किया जाता है वो आपको मैं एक टेबल से एक्सप्लेन करूँगा। जब भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो मोस्टली 6 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं उनकी इनडायरेक्ट नरेशन किए जाते हैं।
और 6 टाइप की इनडायरेक्ट नरेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंबाइन करने के लिए कौन सा जो कनेक्टिव है, कौन सा जो इसमें लिंकिंग डिवाइस है वो यूज किया जाएगा। तो इसके लिए ये टेबल है, वो देखिए आप, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट नरेशन जिसमें स्पीच आएगा आपका सेंटेंस में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंजक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है कहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन में, सिंपल सेंटेंस जिसको मैं बोलूँ, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंबाइन करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन है, लिंकिंग डिवाइस है, वो यूज करेंगे, वो दैट की यूज किया जाता है। कौन सा कंजक्शन यूज किया जाता है, दैट। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट, आपके पास में अगर यूनिवर्सल ट्रूथफुल सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथफुल सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी अपन कंजक्शन जो है दैट यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंबाइन करने के लिए दैट कंजक्शन यूज किया जाएगा। थर्ड, जब अपने पास में स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस, डू यू नो ऑप्टेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट, कौन से होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस? तो द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ विशेस, ब्लेस एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस जो किसका सेंस इंडिकेट करते हैं, विश का, ब्लेस का, कर्स का, ठीक है, या फिर ग्रेटिंग्स का, तो ग्रीटिंग वर्ड्स का। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इनमें हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, दैट। मोस्टली स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बता दूं सेंटेंस में कैसे स्टार्ट होते हैं, तो ये मे से स्टार्ट होते हैं या फिर विशिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय बाय, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, फेयरवेल, ऐसे वर्ड्स भी आपकी ऑप्टेटिव कैटेगरीज के सेंटेंस होते हैं। इसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें भी कंजक्शन दैट यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये 4 टाइप्स के जो सेंटेंस आपकी स्पीच में अगर आ रहे हैं तो अपन ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कंबाइन करने के लिए जो कंजक्शन है वो दैट अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूं स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक यस नो ग्रुप में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है ये आपका WH-HOW ग्रुप में। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपकी यस नो ग्रुप में होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, a sentence that begins with helping verb is called a yes and no group, and a sentence that begins with WH and HOW words is called WH and HOW group. So when a sentence begins with yes and no group, then we shall apply here if conjunction and whether, if or whether. And if we have here WH and HOW group, अगर अपने पास में WH-HOW ग्रुप से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसी WH या HOW वर्ड को एज इट कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट आपका आखिरी जो सेंटेंस जो यूज किया जाता है नरेशन के लिए वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट 6 टाइप का सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, तो डियर स्टूडेंट वे सेंटेंस जिनमें सलाह, सुझाव, धमकी, चेतावनी, आदेश, निर्देश, विनती और मनाही
इत्यादि का मूड्स इंडिकेट किया जाता हो तो वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके पास में स्पीच में है तो उसमें हम कंजक्शन टू यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दिस वे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द यूज ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट मैंने आपको बताया स्टूडेंट, जब आपके पास में एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई मीन सिंपल सेंटेंस है, तो हम कंजक्शन दैट यूज करेंगे। ऑप्टेटिव है, यूनिवर्सल ट्रूथफुल सेंटेंस है तो दैट करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो भी दैट कंजक्शन यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी है तो भी दैट कंजक्शन यूज करेंगे। और अपने पास में यस नो ग्रुप का इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर यूज करेंगे। और WH-HW ग्रुप का इंट्रोगेटिव है तो फिर वहाँ पे अपन वही WH-HW वर्ड जो है वो एज इट कंजक्शन यूज करेंगे। और आपके पास में अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ऐसी कंडीशन में फिर जो कंजक्शन यूज किया जाता है टू कंबाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी यूज्ड टू, तो उसके लिए टू कंजक्शन यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके समझ में आया पहला जो इसमें स्पीच का चेंज मैंने आपको बताया वो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट चेंज पे, और नेक्स्ट चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का चेंज। सेकंड चेंज लेते हैं इसमें, चेंज ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। देखिए स्टूडेंट, प्रोनाउन के मोस्टली कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। दीज आर 3 पर्सन्स ऑफ अ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपके हिंदी में पुरुष कहलाते हैं। आपने कभी संस्कृत में पढ़ा होगा उत्तम पुरुष, वो आपके इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है। आपने कभी संस्कृत में मध्यम पुरुष नाम पढ़ा होगा तो वो आपका सेकंड पर्सन होता है। और आपने कभी थर्ड पर्सन संस्कृत में कौन सा प्रथम पुरुष नाम पढ़ा होगा, वो आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से संस्कृत में जो पुरुष होते हैं उनमें आपके प्रोनाउन के रूप चलते हैं, एज इट आपके इंग्लिश में भी प्रोनाउन के यहाँ पे केज चलती हैं तीनों पर्सन्स में। प्रोनाउन में कौन कौन सी केज चलती हैं? सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज और पॉजेसिव केज। ये 3 केज बता रहा हूँ मैं, वैसे 5 केज होती हैं प्रोनाउंस की जब फॉर्म चलाते हैं या केज रूप चलाते हैं तब। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, नॉमिनेटिव और रिफ्लेक्सिव केज। पर मैं यहाँ पे नरेशन में 3 केज का यूज करते हैं तो मैं आपको 3 केज के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, आपके फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन होते हैं वो आई और वी, ये 2 प्रोनाउन होते हैं। और सब्जेक्टिव केज इनकी आई वी ही होती है। इसके बाद में हम इनकी ऑब्जेक्टिव केज की चर्चा करेंगे। तो आई की ऑब्जेक्टिव केज जो यहाँ पे होती है वो मी होती है और वी की ऑब्जेक्टिव केज अस हो जाती है। इसके बाद में आई की पॉजेसिव केज का डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे माई होती है और वी की हो जाती है आवर। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे जो प्रोनाउन मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं ये फर्स्ट पर्सन बोले जाएंगे। इनको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बोलते हैं अपन। इसके बाद में आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू होता है, सब्जेक्टिव केज में यू ही होती है इसकी, ऑब्जेक्टिव केज भी इसकी यू ही होती है। और पॉजिटिव केज का हम अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे पॉजिटिव केज इसकी योर होती है। फिर चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में आए प्रोनाउंस आते हैं सब्जेक्टिव केज में ही, सी, इट, दे और एनी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। अब ही की ऑब्जेक्टिव केज के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो ही की ऑब्जेक्टिव केज हिम होती है, और इसकी पॉजिटिव केज की हम चर्चा करेंगे तो वो क्या होती है? हिज होती है। सी की हर होगी और इसकी पॉजिटिव केज भी क्या हो जाएगी? हर। इट की क्या होती है?
ऑब्जेक्टिव केस इट ही होती है, और पॉजिटिव केस का हम डिस्कस करें तो इट्स हो जाती है। दे की देम ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगी, और इसकी पॉजिटिव केज क्या हो जाएगी, डियर। और नाउन जो होती है डियर स्टूडेंट, ये प्रोनाउन में हम चेंज करके फिर ये केज चलाएंगे। जैसे मेल में किसी का नाम है, मैस्कुलाइन जेंडर में है, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए, ही, प्रोनाउन सिंगुलर में है तो, और फीमेनाइन में है तो आप क्या लिखोगे, सी। ठीक है, जैसे राम है तो उसका प्रोनाउन ही रख करके फिर ये केज चलाना। ऐसे ही सीता है तो उसका सी चला के। और अगर प्लूरल में जैसे स्टूडेंट्स है, प्लेयर्स है, तो फिर दे प्रोनाउन यूज करके फिर इनकी ये जो केज है वो दे के अकॉर्डिंग चलाना। तो ये प्रोनाउन के मोस्टली 3 पर्सन होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर इनको लिखने का सेंस क्या था, मैंने क्यों लिखा है, ये बात अब यहाँ पे मोस्टली मेन जो बात है वो ये है। यहाँ इस मुद्दे पे आते हैं अपन। डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास में फर्स्ट पर्सन कहीं स्पीच में आए, चाहे वो आई वी आए, चाहे आपका मी एस आए, चाहे आपका माई अवर कहीं भी स्पीच में मिले, डियर स्टूडेंट कभी भी एज इट ये स्पीच में रिपीट नहीं होंगे, कभी भी इनको स्पीच में वापस ज्यों का त्यों नहीं रखना है। ऐसे ही सेकंड पर्सन आपके पास में स्पीच में आए, तो डियर स्टूडेंट सेकंड पर्सन भी स्पीच में कभी एज इट नहीं आएगा, इसको वापस सेम नहीं रखना है, ये चेंज होके आएगा। और कैसे बदलेगा ये आगे अभी बताऊंगा। और थर्ड पर्सन वाले, ये थर्ड पर्सन जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पर्सन वाले कहीं भी आपको मिलें तो थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, इनको आप एज इट यूज कर सकते हैं, इनका कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब चलते हैं स्टूडेंट, मैं बताता हूँ इनको चेंज कैसे करें फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब स्पीच में आए तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आए स्पीच में, तो उनका चेंज इस तरीके से करना है। इफ यू हैव फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, देन फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, किसके अनुसार बदलेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होंगे। इफ यू हैव सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, it may be your subjective case, in subjective case it may be in your objective case, it may be in your possessive case. If you have second person in reported speech, then second person will be changed as according to the object of reporting verb. तो फिर ये किसके अनुसार बदला जाएगा, ये बदला जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। And when you have third person pronoun in reported speech, then third person pronoun will never change, नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होंगे, इनको अपन एज इट रखेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस हमें नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये सेकंड जो आपका चेंज हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, वो कौन सा चेंज हुआ, प्रोनाउन का चेंज। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन का चेंज बोलेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट पर्सन कहीं भी आपको स्पीच में मिले, ये यहाँ आई वी मिले, चाहे मी एस मिले, चाहे माई अवर मिले, ये हमेशा एज इट नहीं आएंगे। ये फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड पर्सन वाला कहीं भी आपको मिले, सेकंड पर्सन में यू है एज सब्जेक्टिव केज में, ऑब्जेक्टिव केज में यू मिल जाए, पॉजिटिव में योर मिल जाए, तो ये भी चेंज होके आएगा। ये किसके अनुसार चेंज होगा, एज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन वाले ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के, ये नो चेंज नेवर चेंज, इनको कभी चेंज करना नहीं है, ये एज इट रिपीट होंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपका सेकंड चेंज हुआ, किसका, चेंज ऑफ प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। अब हम चलते हैं थर्ड चेंज की ओर, और थर्ड चेंज जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज आपका वो टेंस का चेंज है। वो किस तरीके से किया जाता है आइए देखते हैं। चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसको मैं आपको एक टेबल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे अपन ने कंजक्शन का यूज पढ़ा था उसी तरीके से। देखिए स्टूडेंट,
एक तरफ मैं आपका स्पीच लिखूंगा डायरेक्ट नरेशन का, और दूसरी तरफ उसमें चेंजेस किस तरीके से किए जाते हैं वो लिखूंगा, स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा इसका टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कैसे होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं चेंज। देखिए स्टूडेंट, मोस्टली आपका चेंज मैं बता दूं कि इस तरीके से दिया होता है ग्रामर में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपको कहीं भी स्पीच में मिले तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मिले तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में उसका चेंज पढ़ेंगे ताकि आपके ये बात और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए मैं लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, या फिर क्या आता है बेटे डू डज प्लस वी वन आता है। इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। किसमें बदल जाएगा ये, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्पीच में, वर्ब के साथ एस ई एस आ रहा है, या डू डज प्लस वी वन आ रही है, तो इनडायरेक्ट करते समय हम इन दोनों का क्या कर देंगे वी टू, यानी उस वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। दूसरा है नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू नॉट डज नॉट प्लस वी वन आता है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा अगर आपको कहीं भी स्पीच में मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे डिड नॉट प्लस वी वन कर देंगे इसका। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेकंड चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में डियर स्टूडेंट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आती है। तो इज एम आर प्लस वर्ब में कहीं भी आईएनजी मिले तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेटे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। किस टेंस में चेंज हो जाएगा ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस में इज एम आर का क्या हो जाता है वोज बार, और वर्ब जेरोंड में एज इट आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में थर्ड जो चेंज है आपका वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज। प्रेजेंट टू परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डियर स्टूडेंट हैज हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। तो जब भी हम इसका इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करेंगे सेंटेंस का, इस टेंस को हम इनडायरेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में है ये प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। यानी हैजव का क्या हो जाता है हैड, और वर्ब किस फॉर्म में रह जाती है थर्ड में एज इट इज। तो ये आपके प्रेजेंट के तीन चेंज हो गए। प्रेजेंट का नेक्स्ट चेंज लेते हैं अपन। प्रेजेंट का नेक्स्ट चेंज आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बेटे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। किस टेंस में चेंज हो जाता है ये, कहाँ
ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट जब हम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज हो जाएगा इसका। तो ये प्रेजेंट के चार जो चेंज हैं वो कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं बेटे पास्ट के चेंज। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला, पास्ट के जो चेंज होते हैं इंटरचेंज होते हैं बेटे, ये ध्यान रखना है। पास्ट का पहला जो पार्ट होता है वो पास्ट के थर्ड पार्ट में चेंज हो जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। और पास्ट का जो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट जो है वो एज इट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एज इट रहता है, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड प्लस V1 आपको कहीं मिलता है। तो इनडायरेक्ट करते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है बेटे। और पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस V1 इनका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हेड तो हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी स्पीच में मिले तो वो किस में बदलेगी, हेड प्लस वी थर्ड में। अगर आपको डिड प्लस V1 मिले तो ये भी किस में चेंज हो जाएगी, ये भी आपकी हेड थर्ड में चेंज हो जाएगी। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बेटे वोजवार प्लस वर्ब में आईएनजी आती है, यानी वोजवार प्लस जीरुंड वर्ब यूज की जाती है। तो इनडायरेक्ट करते समय पास्ट कंटिन्यूस का जो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करेंगे, वोजवर का तो हम कर देंगे हैड बीन। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सलरी जो होती है वो हैड बीन होती है, और जेरुंड वर्ब जो है इसके साथ में वो अपन एज इट रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी जेरुंड वर्ब यूज की जाती है। तो ये पास्ट का सेकंड चेंज हो गया। अब पास्ट का थर्ड और फोर्थ चेंज लेते हैं अपन। पास्ट में थर्ड टेंस जो यूज किया जाता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वी थर्ड अप्लाई की जाती है सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस है एज इट होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, वापस सेम रिपीट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वापस एज इट रहेगा, वापस इसमें उसी एक्सलरी वर्ब को और उसी मेन वर्ब को सेम रखेंगे। इसके बाद में पास्ट का फोर्थ पार्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्सलरी हैड बीन यूज की जाती है और वर्ब जेरुंड में आती है। और डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट करते समय इसका भी कोई चेंज नहीं होता है, ये भी सेम रखेंगे इसमें भी। यानी हैड बीन एक्सलरी इसमें रिपीट हो जाएगी सेम, और जेरुंड इसमें सेम वापस वही आईएनजी लगी हुई वर्ब सेम रख देंगे। तो ये पास्ट का चेंज हो गया। अब इसमें फ्यूचर टेंस का चेंज लेते हैं अपन लास्ट। फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्सलरी विल और शैल यूज की जाती है, और
मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाएगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अपन विल और सेल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे इसमें इंडायरेक्ट करते समय। तो यहाँ पे विल की जगह वुड कर देंगे और सेल की जगह शुड कर देंगे। और इसमें आपकी जो मेन वर्ब है, प्राइमरी वर्ब जो आपकी है वो एज इट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जल्दी विल बी और सेल बी यूज की जाती है और वर्ब जेरूंड में आती है इसमें। तो अपन इनडायरेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे चेंज किसका होगा, विल बी और सेल बी का। विल बी का हम क्या कर देंगे, वुड बी, और सेल बी जो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, शुड बी में। और डियर स्टूडेंट एक जल्दी इसके साथ में सॉरी मेन वर्ब जो इसके साथ में जेरूंड में आ रही है वो एज इट आ जाएगी। इसके बाद में तीसरा जो चेंज लेते हैं फ्यूचर का वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, सेल हैव एक्सिलरी वर्ब यूज की जाती है और मेन वर्ब जो है वो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्सिलरी विल हैव सेल हैव को हम किस में चेंज करेंगे, वुड हैव शुड हैव में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे एज इट रह जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में फ्यूचर का फोर्थ चेंज लेते हैं अपन। फ्यूचर का फोर्थ चेंज है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्सिलरी विल हैव बीन और सेल हैव बीन रखी जाती हैं और मेन वर्ब है वो जेरूंड में आती है इनके साथ में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्सिलरी का चेंज होगा, विल हैव बीन वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगी और सेल हैव बीन का क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन। और मेन वर्ब जो है वो जेरूंड में एज इट आएगी। तो ये आपका हो गया फ्यूचर का चेंज। अब देखिए इसमें कुछ एक मॉडल्स के चेंज भी हैं, टेंस में यूज किए जाते हैं उनको, तो उनका चेंज भी बता देता हूँ मैं आपको, उनका चेंज किस तरीके से किया जाता है। जैसे अपने पास में मॉडल का चेंज देता हूँ मैं आपको इसमें। कैन प्लस V1 अपने पास में स्पीच में कहीं भी आए तो डियर स्टूडेंट कैन प्लस V1 कुड प्लस V1 में चेंज हो जाता है। कैन का क्या हो जाएगा, कैन पास्ट फॉर्म में चला जाएगा इनडायरेक्ट करते समय, इसका कुड हो जाएगा और वर्ब जो है वो इसमें एज इट रहेगी फर्स्ट फॉर्म में। मे प्लस V1 ये भी मे पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, माइट हो जाएगा इसके इनडायरेक्ट करते समय, और V1 जो इसमें है वो एज इट रहेगी, इसका कोई चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं और मॉडल लेते हैं। जैसे अपने पास में वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to प्लस V1 है। तो डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट करते समय इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वापस एज इट रिपीट होंगे। वुड प्लस V1 इनडायरेक्ट करते समय एज इट आएगी, वुड प्लस V1, शुड प्लस V1 है तो ये भी शुड प्लस V1 एज इट रिपीट होगी, कुड प्लस V1 है तो इसको भी हम एज इट रिपीट करेंगे। माइट प्लस V1 है तो ये भी रिपीट एज इट होगी। मस्ट प्लस V1 है
तो ये भी एज इट रिपीट होगी। O2 प्लस V1 है तो ये भी एज इट रिपीट हो जाएगी और इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका था थर्ड चेंज, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। बाकी चेंजेस जो हैं उन पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो।